मित्रों, सम्राट जयचंद्र को लेकर जो मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, इसमें ये मैंने जानने की कोशिश की कि सम्राट जयचंद्र ने कहाँ पर भूल की। लेकिन एक वीर योद्धा होने के नाते उसकी भूल का कोई भी विवरण मुझे प्राप्त नहीं होता। केवल महाराजा पृथ्वीराज के चारणों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत होता है। आइए कन्नौज का इतिहास तथा महाराजा जयचंद की सत्य कहानी लेखक आनंद स्वरूप मिश्र द्वारा लिखी पुस्तक में संदर्भों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसमें इनका एक अध्याय है गहरवाल वंश उत्तरार्ध भाग महाराजा जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी तक का इसमें जिक्र है। और इसमें उन्होंने कई भागों का जिक्र किया। और देखिए, श्री आनंद स्वरूप मिश्र जी ने जिक्र जो किया है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। विजयचंद के बाद युवराज जयचंद्र सन 1970 में विजयचंद के बाद युवराज जयचंद सन 1170 में दिवंगत महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में कन्नौज राज्य पर अभिषिक्त हुआ। उसके बाद उसके समय में बुंदेलखंड के चंदेल और अजमेर दिल्ली के चौहान प्रबल होने लगे थे, पर उत्तर भारत में गहरवाल कुल प्रमुख समझा जाता था। सम्राट जयचंद कन्नौज राज्य का अंतिम प्रभावशाली तथा स्वतंत्र शासक था। उसने अनेकों युद्ध किए, जिनमें कई बार उसने यवन आक्रमणकारियों से मोर्चा लिया और उन्हें पददलित किया। उसकी प्रशस्ति में हिंदी भाषा के सर्वप्रथम कवि चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है। नृप जयचंद्र पराक्रमी शासक था। उनकी सेना सदैव विचरण करती रहती थी, इसलिए उसे दल पुंगव भी कहा गया है। विजयपाल का यह पुत्र देवतुल्य था। उसमें पृथ्वी को धारण करने की शक्ति थी और उसकी शरण में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही रहते थे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, जिसने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच वैमनस्य की बातें कही हैं। अतः पृथ्वीराज का आश्रित होने के नाते जब वह अपने स्वामी के विपक्षी जयचंद का गुणगान करता है तो उसका कथन विश्वसनीय समझा जाना चाहिए। अन्य लेखकों ने भी जयचंद के बारे में प्रशंसात्मक बातें कही हैं। राजशेखर सूरी ने अपने प्रबंध कोश में कहा है कि काशी राज जयचंद्र विजेता था और गंगा यमुना द्वाबा तो उसके विशेष रूप से अधिकृत प्रदेश थे। जयचंद ने रंभा मंजरी में जयचंद को यवनों का नाश करने वाला कहा गया है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा में कहा है कि जयचंद द्वारा आक्रमण करने पर शहाबुद्दीन कई बार भाग खड़ा हुआ। ये कथन जयचंद के राज्यकाल की प्रारंभिक नीतियों से संबंधित है, क्योंकि शहाबुद्दीन ने सन 1994 वाले चंदावर में युद्ध में जयचंद को वीरगति प्राप्त हुई थी। देखिए, इनके संदर्भों से भी स्पष्ट होता है कि जयचंद वीर गति को प्राप्त हुआ था और अमर शहीद कहे जाने लायक उसने काम किया। जब तक वो जीवित रहा तब तक यवनों का प्रवेश भारत में नहीं हो सका और उसकी मृत्यु के उपरांत ही भारतवर्ष में यवन साम्राज्य स्थापित हो गया। और आगे देखिए, उन्होंने लिखा है कि जिस दिन जयचंद के पिता गोविंद चंद ने दशार्थ देश पर विजय प्राप्त की थी,
उसी दिन उसका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में इसका नाम जयचंद रखा गया, जैसा कि रंभा मंजरी में भी मिलता है। उक्त ग्रंथ के अनुसार उसकी माता का नाम चंद्रलेखा देवी था, जो अलंगपाल की शेष पुत्री थी, किंतु पृथ्वीराज रासों में उसका नाम सुंदरी देवी बताया गया है। विजय चंद को इन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करके लगभग सभी राजकीय राजकोष अधिकारों से संयुक्त किया। उसी अवसर पर वाराणसी में गंगा स्नान करने के बाद इन्हें भगवान कृष्ण का उपासक बनकर वैष्णव धर्म की दीक्षा दी गई और तभी उन्होंने हरिपुरा नामक ग्राम विष्णु उपासना का मंत्र देने वाले गुरु महापुरोहित प्रहराज बर्मन को दान दिया गया। विजयचंद और युवराज जयचंद का कमौली ताम्रपत्र लेख में ये सब प्राप्त होता है। महाराज के बारे में ऐसा प्रचलित है कि इनकी कई रानियाँ थीं। संभवतः ऐसा भी हो कि इतिहास को सही और तौर पर ज्ञात नहीं कि इनकी विवाहित रानी या रानियों का क्या नाम था। यह तो आया है कि हरिश्चंद्र इनका पुत्र था, जो इनके पतन के बाद मोहम्मद गोरी के सामंत के रूप में कन्नौज राज्य के एक संकुचित भाग का उत्तराधिकारी हुआ, किंतु उसकी माता का नाम नहीं मिलता। राजशेखर सूरी के प्रबंध कोश में बताया गया कि सुहव देवी या सुहवा देवी नामक महिला महाराज की भोगवती पत्नी थी, अर्थात रखेल या अविवाहिता रानी। महाराज से उत्पन्न अपने पुत्र को वह युवराज बनाना चाहती थी। यद्यपि महाराज की विवाहित रानी से उत्पन्न पुत्र मौजूद था, स्वयं महाराज उसके आग्रह को मानने के इच्छुक थे, किंतु मंत्रियों के विरोध के कारण उसका मनोरथ सफल नहीं हुआ। क्षुब्ध होकर उसने अपने गुप्त दूतों से तक्षशिला अधिपति सूत्रत्राण सुल्तान मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाया कि वह कन्नौज राज्य पर आक्रमण करें। बाद में आक्रमण आरंभ हुआ और महाराज धाराशाही हुए, किंतु यह आक्रमण मोहम्मद गोरी ने स्वयं अपनी शक्ति, विवेक और लाभ के आधार पर किया था, न कि उसके संदेश के कारण। स्पष्ट है कि यह महिला महाराज की विवाहिता रानी नहीं थी, यद्यपि उसे महाराज से रानी के तुल्य को स्नेह और आदर प्राप्त था। सुहव देवी के बारे में यह बात मृत्युंग ने प्रबंध चिंतामणि में सूक्ष्म में ये बात कही है कि अपने पुत्र के युवराज पद पर प्रतिष्ठित न किए जाने के कारण वो कुढ़ गई और बदले की भावना से उसने तुर्कों को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए दोबारा बुलाया। इस महिला का नाम नए चंद ने अपनी पुरुष परीक्षा में सुभा देवी बताया है और कहा है कि शहाबुद्दीन के साथ युद्ध में जयचंद अपनी रानी सुभा देवी के विश्वासघात के फलस्वरूप मारा गया। ग्रंथाकार का सुभा देवी को रानी कहना भ्रमात्मक है, क्योंकि राजा विवाहिता पत्नी ही को रानी की संज्ञा दी जाती थी, न कि भोगवती पत्नी अथवा रखेल स्त्री को। इस भ्रम का कारण यह भी जान पड़ता है कि इस महिला को कला भारती उपाधि से प्रचलित करवाया था और महाराज उसे राजोवत हो मानते थे तथा उसे पद पर सभी मान्यताएं प्राप्त थीं। इस तरह आप देखते हैं कि ये सुहव देवी जो महिला थी, इसने षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के भी शिकार महाराजा जयचंद हुए। इसका कारण था कि ये रानी नहीं थी, ये भोगवती महिला थी और इसको रखेल के रूप में स्वीकार किया गया था। ये इसके भी एक कारण है, जैसे हम लोग बेवजह कारणों को न जानकर बेवजह उस पर आरोप लगाते हैं, वो सत्य असत्य है। अतः मैं आप सबसे ये आग्रह करूँगा कि सम्राट जयचंद को एक वीर योद्धा के रूप में याद करें।